डेली 10 करंट अफेयर के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका जीएस जर्नी में। और जीएस जर्नी के सफ़र में समसामयिकी में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज का जो हम आपके बीच में लेकर आए हैं, उनमें प्रथम सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म, यह एक पहल है। आपको बताना है कि यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, यानी यह किसके द्वारा हाल ही में यह ईगल इन द आर्म पहल की शुरुआत की गई है। विकल्प आपके लिए है भारतीय वायुसेना, भारतीय आर्मी, इंडियन, फिर भारतीय नेवी और डीआरडीओ। डीआरडीओ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ईगल इन द आर्म की शुरुआत की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, यह किया गया है। हाल ही में ड्रोन्स के यूज को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। दिव्यास्त्र बैटरी को भी इसमें लॉन्च किया गया। ध्यान में देखिए, दिव्यास्त्र बैटरी, दिव्यास्त्र पहले प्रायः ये हम लोग अपने शास्त्रों में सुनते थे दिव्यास्त्र के संदर्भ में, और इस प्रकार से इंडियन आर्मी में हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, ईगल इन द आर्म को। अगला सवाल दूसरा आपके लिए है। एक बड़ी चर्चित जनजाति है बिरहोर। बीर और होर। अब ये देखिए कि बिरहोर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। अभी बीर शब्द से ये अर्थ ना लगा लेना है कि यह बिहार का है, बिहार से कट्टल खंड का है, तो बिहार से कटा खंड अर्थात झारखंड का है यह बिरहोर जनजाति। एक नज़र हम लोग डालते हैं बिरहोर का। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, बीर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ होता है आदमी। जंगल में रहने वाले आदमी को कहते थे बिरहोर। तो इस तरीके से बिरहोर जनजाति जंगल में मूल रूप से रहने का कार्य करती है। देखिए, झारखंड के कोडरमा जिले के फुलवरिया कस्बे में बिरहोर जनजाति के 550 आवास को 80 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी मिली है। ध्यान में रखना है, 80 साल बाद बिजली मिली है। किसको? बिरहोर जनजाति जो फुलवरिया, कोडरमा के फुलवरिया कस्बे में है, उसको 80 साल बाद 550 घर को बिजली मिली है। बिरहोर का हमने बता दिया कि इसका अर्थ क्या है शाब्दिक। बीर मतलब जंगल और होर मतलब आदमी, मेन। झारखंड पर एक नज़र अगर हम डालेंगे, रांची इसकी राजधानी है और आप जानते ही होंगे इसके मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, हेमंत सोरेन। इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं, और इसके हैं राज्यपाल संतोष कुमार। कुल 32 जनजाति इस राज्य में रहती है। इनमें से प्रमुख हैं संग्याल, मुंडा, उरांव, हो, खरिया। देखिए, ये पूछता है कि इसमें से कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में है, तो इसमें ध्यान में रखना है आपको संथाल, मुंडा, उरांव, हो और खरिया। इसमें 8 हैं जो काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। कमज़ोर अर्थात कि जनजाति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका उतना विकास नहीं हो पाया है। कमज़ोर से मतलब अभिप्राय है कि उनका शैक्षणिक, आर्थिक या फिर राष्ट्र का जो मुख्य विकास धारा है, इससे वो अछूते हैं। कोरबा जगह भी है, अब आगे देखेंगे। माल, पहाड़िया, परहिया, शबर, सौरिया। कोरबा छत्तीसगढ़ में भी यह जनजाति पाई जाती है, यानी अब तो भी झारखंड में भी देख रहे हैं, लेकिन यह छत्तीसगढ़ में भी यह जनजाति पाई जाती है। और यह कोरबा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है। ठीक है, तो अगला सवाल आपके लिए है।
भारत की पहली भूतापीय नीति, भारत की पहली भूतापीय नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई, भारतीय और सौर ऊर्जा निगम एसईसीआई, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एमएनआरई, एम से मिनिस्ट्री, एल से न्यू, आर से रिन्यूएबल, ई से एनर्जी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बाद है बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंट, यानी एनर्जी का इफिशिएंसी जो है उसका। फिर है भारतीय सौर ऊर्जा निगम एसईसीआई, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इनमें से यह जो भूतापीय नीति इसके द्वारा लॉन्च की गई है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य है जियोथर्मल एनर्जी को बढ़ाना और भारत को 2007 तक नेट जीरो गोल अचीव करने में मदद करना। जियोथर्मल एनर्जी अर्थात कि भूमि की जो अपनी ताप है, यानी जो ज़मीन के पास है, उससे कैसे हम उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इससे हमारा जो ऊर्जा पर जो अलग जो हमारी निर्भरता है, चाहे वो हम कोयला पर निर्भर हैं या फिर हम पानी से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पर निर्भर कर रहे हैं, ये हमारा धीरे धीरे उससे कम हो जाएगा। साथ देखिए एक तकनीक डेवलप, यानी जैसे जैसे जियोथर्मल एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा वैसे वैसे क्या है कि ऊर्जा के जो दूसरे स्रोत हैं उस पर भार उसका कमेगा, और जब उसका भार कमेगा तो इससे हम जो बिजली संकट है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो यह कब तक का लक्ष्य रखा गया है कि नेट जीरो गोल अचीव कर लेना है, 2070 तक रखा गया है। चलिए अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश ने टॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड, टॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है? TFFF में किसने इसमें निवेश की घोषणा की है? रूस, जापान, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। आपका सही आंसर है ब्राज़ील। TFF का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण के लिए 125 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। 125 बिलियन डॉलर का निवेश इसमें किया गया है। थोड़ा सा नज़र हम लोग ब्राज़ील पर डालते हैं। ब्राज़ील जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है, इसकी मुद्रा ब्रासीलियन रियाल है और इसके राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा। लूला दा सिल्वा इसके राष्ट्रपति हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो आप जैसा कि जानते होंगे कि 1992 में प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह भी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 1992 का प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन यह भी कहाँ हुआ था? यही जो बताया गया, ये जो आप देख रहे हैं रियो डी जेनेरियो, इसी में हुआ था। इसके बाद देखिए 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में होगी। ब्रिक्स की बैठक होगी ब्राज़ील में होगी। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में होगी। ब्रिक्स के बारे में हम लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका के का एक संगठन है ब्रिक्स, है ना। इसकी श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक भी ब्राज़ील में होगी, कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राज़ील में होगी और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ है। यह 17वां है। प्रायः ऐसा होता है कि ब्रिक्स का जो मूल सम्मेलन जहां होता है वहां ही उससे जुड़े हुए जितने अन्य सम्मेलन होते हैं वो वहीं पर लगभग होता है। हमने ये प्रायः इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है कि अनिवार्यतः ब्रिक्स का अगर 17वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ है तो उसके कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राज़ील में ही हो, यह अनिवार्य नहीं है। लेकिन ऐसा प्रायः होता है कि उसके बाद जो उसके जुड़े इस देश के सदस्य देशों के जो अन्य बैठक होती है वह उसी शहर में होती है जहां उसका मूल सम्मेलन शिखर सम्मेलन होता है। शिखर सम्मेलन में प्रायः
शिखर शब्द से स्पष्ट होता है जो देश के शीर्ष पर बैठे हैं नेता वो भाग लेते हैं। ठीक है, शिखर सम्मेलन में प्राय या तो शीर्ष के नेता भाग लेंगे या उनके प्रतिनिधि भाग लेंगे। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा व व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? नेपाल, कनाडा, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो भारत और किस देश ने रक्षा और व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की है? जिस देश से भी किया उसकी ओर थोड़ा सा मैं इशारा करूं कि कुछ मामलों को लेकर उस भारत के साथ उसके संबंध पिछले कुछ वर्षों में अच्छे नहीं रहे और अब विषय जो मूल रूप से रहा है वह खालिस्तानियों को लेकर, उसको सहयोग को लेकर के जो विवाद दोनों देशों के बीच रहा, इससे दोनों के बीच के संबंध अच्छे नहीं रहे। तो आप इसे थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा इसमें से देश है जो खालिस्तान को, अर्थात हमारे पंजाब में जो एक समय में एक बड़ा एक मांग जोर पकड़ी थी, उसको जो उस लोग शब्द थे खालिस्तान की डिमांड किए थे, उनको मदद करने वाला देश इसमें से कौन है? इससे भी अगर थोड़ा सा आप अनुमान लगाएंगे तो आप इसमें गेस कर सकते हैं। सही आंसर इसका है कनाडा। ऐसे 3 हमारे पड़ोसी देश हैं। चलिए थोड़ा सा नज़र हम डालते हैं कनाडा पर। कनाडा, ओटावा इसकी राजधानी है और कैनेडियन डॉलर इसका जो है सो करेंसी है और मार्क करने इसका करेंसी पीएम है, यानी पीएम है इसके मार्क करने। कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है और ओटावा इसकी राजधानी है। कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल की है अनीता आनंद, ध्यान में रखना है। अनीता आनंद जो कनाडा की वर्तमान में विदेश मंत्री बनी है और भारतीय मूल की ही हैं। तो भारतीय मूल के बहुत सारे देशों में हैं। तो ये यानी कहने का अभिप्राय है कि जिन जगहों पर भारतीय मूल के लोग मुख्य रूप से प्रमुख पद पर हैं, तो अब उसमें से कनाडा भी शामिल हो गया और कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद हैं। वहीं देखिए लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया। तो इस प्रकार से कनाडा के से जुड़ा हुआ जो प्रमुख बिंदु है, जो जिस कारण से कनाडा 2025 में चर्चित रहा है, वो आपके सामने था। अब हमारे बीच में अगला सवाल है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है CAT के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है हाल में? यानी हाल ही में कैट का 10वां अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, जयपुर। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, यानी स्वयं सहायता समूह का शॉर्टकट क्या होता है? SHG। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यानी इसका अभिप्राय है कि जो इस SHG के जो सदस्य सब हैं उनके लिए एक आइडेंटिटी हो, इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। चलिए तमिलनाडु पर एक नज़र हम डालते हैं। चेन्नई इसकी राजधानी है, जानते ही हैं हम लोग। MK स्टालिन इसके वर्तमान में CM है। RN रवि इसके राज्यपाल हैं। लोकसभा के 39, यहाँ से लोकसभा के 39 सीटें हैं, राज्यसभा के 18 और विधानसभा के 34 सीट हैं। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अबू कारंगल योजना शुरू की है। इसकी चर्चा हम लोग पीछे किए थे। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है। अभी हाल ही में इसमें यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। साथ ही ध्यान में रखना, अबू करंगल योजना की शुरुआत तमिलनाडु के CM के द्वारा किया गया। अभी वर्तमान में एक नज़र आप उस पर डालेंगे, उसकी राजधानी, CM, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा का। अगला सवाल है हमारा 8वां, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है जो फिल्म जगत में दिया जाता है। इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत 1969 ईस्वी से की गई और तब से राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो होता है उसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की जाती है। तो इस वर्ष जो जिनको दिए जाने की घोषणा की गई, आपको बताना है कि इसमें से कौन है। प्रभास, अल्लू अर्जुन और मोहनलाल। कमल हसन। इनमें से देखिए इनको किया गया है ना, प्रसिद्ध मलयालम यानी ये मलयाली हीरो हैं। यानी मलयालम के हीरो। पहला 1969 ईस्वी में मिला देविका रानी को, और जैसा कि पीछे हम लोग जानते होंगे कि ये अभी जो मिला है ये क्रम में 55वां है। कैमा है? 55वां है। इससे पीछे अगर हम देखेंगे तो 55 मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। मिथुन चक्रवर्ती से पीछे वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान से पीछे आशा पारेख को मिला था, उससे पीछे रजनीकांत को मिला था, और रजनीकांत से पीछे अमिताभ बच्चन को मिला था। तो बहुत पीछे अगर हम ना जाएं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें तो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, आशा पारेख, वहीदा रहमान, मिथुन चक्रवर्ती और अब मोहनलाल। यानी इस एम से मोहनलाल, एक से मिथुन चक्रवर्ती, यानी 55वां, 54वां, 53वां, 52वां, 51वां और 50वां। इस प्रकार से फिर हमको मूल रूप से ध्यान में रखना है कि पहला किसको मिला था। पहला ध्यान में रखना है देविका रानी को 1969 ईस्वी में मिला, और इसके बाद यह भी ध्यान में रखना है कि यह पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है। सिने क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है, और राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इसकी दिए जाने की घोषणा की जाती है। इस बार यह पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव में दिया जाएगा। तो देखिए 23 सितंबर को 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में यह दिया जाएगा। और गौरतलब हो कि यह दिया जाएगा वो 55वां है, लेकिन फिल्म से राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब से कायमा होगा? 71वां। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि पहला जो राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। यह इस पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 17वें से हुई। इस तरीके से 17वें से यह पुरस्कार दिया जाता है। और 23 सितंबर को जिस दिन की हम लोग आयुर्वेद दिवस मनाएंगे उस दिन यह दिया जाएगा। चलिए अब अगला सवाल है, 9वां सवाल आज आपके लिए आपका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर और 22 सितंबर। 19, 20, 21, 22 में से 21 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पुरस्कार। सितंबर महीने के अंतिम 10 दिनों में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और इसमें एक नज़र हम डालते हैं कि सितंबर महीना में जो मूल दिवस रहा उसमें से नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर का, गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को, शिक्षक दिवस राष्ट्रीय, ये ध्यान में रखना है कि यह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को, और शिक्षा के हमले से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को। इसके अलावा देखेंगे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को, फिर हिंदी दिवस वह भी राष्ट्रीय है। इसकी चर्चा हम लोग विशेष रूप से किए थे, लेकिन ध्यान में रखना है यह राष्ट्रीय है। कौन सा है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अभियंता दिवस 15 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को, जिस दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का जन्मतिथि भी मनाया गया, विश्वकर्मा पूजा, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय लाल पंडा दिवस 20 सितंबर को, और अभी हम लोगों ने देखा कि फिर आगे 23 सितंबर, 21 सितंबर और 23 सितंबर, 21 सितंबर से क्वेश्चन ही था आपसे, और 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस भी है और रामधारी सिंह दिनकर की जयंती भी है। चलिए
अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है आपके लिए। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1B वीजा आवेदन पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क की घोषणा की है? अभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत सारी घोषणा और बहुत सारे प्रतिबंधों के लिए जाने जा रहे हैं। बहुत लगता है कि उनका ये टर्म है उसमें बहुत जल्दी में बहुत निर्णय ले रहे हैं। तो उनमें से इन्होंने अभी हाल में H1B वीजा को लेकर के भी घोषणा की है कि वीजा आवेदन पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क की घोषणा की है। 50,000, 60, 80,000, 90,000, 1,00,000। 1,00,000 डॉलर वार्षिक की घोषणा की है। अमेरिका 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाता है। जानते हैं क्यों? नहीं जानते। चलिए, इस 9/11 वह एक बहुत बड़ा हादसा था क्या कहते हैं अमेरिका के लिए, जब वहाँ के विश्व व्यापार संगठन जो मुख्यालय था उस पर अलकायदा का हमला उसी दिन को हुआ था, ओसामा बिन लादेन का। इस कारण से स्थिति को मनाया जाता है देशभक्ति दिवस। ठीक है। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। बहुत ध्यान में रखना है, अगर पूछा ये सर्जियो गोर कौन है, तो सर्जियो गोर नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राजदूत हैं। कहाँ नियुक्त किए गए हैं? भारत में। तब भारत में अमेरिका के जो राजदूत नियुक्त किए गए हैं सर्जियो गोर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको हाल ही में नियुक्त किया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया में उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास, उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य हाल ही में शुरू किया गया। ये थे आज के 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित थे। मिलते रहेंगे आपसे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।